At the learning objective of my lecture, that at the end of the lecture, students of the second year BDS will be able to know the definition of single gene disorder, its types, disease associated with defects in structure or protein, and last one I forgot to write, that is name of some storage diseases which I will mention at the end of the lecture. Right? Okay, first of all, start with the single gene disorder. Students, single gene disorder basically usually involve the single genes, right? Pair, one from the mother and one from the father, like this. ठीक है. Mendelian results जो disorders होते हैं, that they are associated with usually single gene disorders. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे ट्रेड डिसऑर्डर होते हैं जो मल्टीपल जीन इनको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं एलील्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्शन जो होता है आपका स्किन का, कुछ का बहुत फेयर होता है, कुछ का जो है वो वीटिश होता है, दरमियाना नहीं, इवन वीटिश फ्लेवर में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वेरिएशन है. तो ये मल्टीपल जीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वी आर नॉट द सिंगल जीन. ठीक है. जितना डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है. ठीक है. ओके. These genetic defects basically they lead to the formation of abnormal proteins और जो है resulting in the reduced output of the genetic product. ठीक है. Single gene disorder basically it follows three types of pattern of inheritance. It can be autosomal dominant, it can be autosomal recessive, and sex linked or X linked. अब I will tell you that why it is called X linked. इसको sex linked भी कहते हैं. ठीक है. All these disorders you have been done very good previously in 2 previous classes. I will just go through it. Autosomal dominant disorder, as you know from the beginning of your intermediate, that they can इनकी जो वो होती है presentation can occur in the heterozygous form as well as in homozygous form. इसमें only at least one parent में defect का होना ज़रूरी है. दूसरा पेरेंट अगर नॉर्मल हो तब भी ये डिजीज मैनिफेस्ट कर जाती है, बिकॉज ये डोमिनेंट होती है. both male and female can be affected. both male and female can transmit the disease. इसमें कोई मेल या फीमेल का इशू नहीं है, ना लड़के और लड़कियों के डिजीज पेशेंट होने का, सब अफेक्टेड हो सकते हैं. ठीक है. When an unaffected person marries an unaffected one, every child has chance of 50% चांस होता है इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में. अगर किसी नॉर्मल बंदे की शादी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज से वाले पेशेंट से हो जाए तो उसके फैमिली में 50% चांस होता है. ठीक है. के बच्चों में ये चांस होता है ना, दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, नॉट द एब्सोल्यूट वन. राइट. तो ये बात याद रखिएगा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वन कॉपी इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ डिजीज. ठीक है. और रिसेप्टर एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कैन बी इन्वॉल्व्ड. अच्छा, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ज़रूरी नहीं है कि ये फैमिली में रन कर रहा हो. दिस मे बी एन एब्सोल्युटली न्यू अक्यूरेंस ऑफ द डिजीज. राइट. हो सकता है कि उस पेशेंट को पहली दफ़ा फैमिली में ये डिजीज़ हुई हो एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू म्यूटेशन. न्यू म्यूटेशन कब होती है? जब एट द टाइम ऑफ मियोसिस जब होती है, या तो उसके फालिद मदर या फादर में जब मियोसिस होती है ऑर्गेनोजेनिक उसमें एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में, उस टाइम अगर कोई न्यू म्यूटेशन हो गई है उसमें तो फिर वो अपने सिबलिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है. ठीक है. अपने किड्स को या अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है. ठीक है. पेशेंट अपने फैमिली, उसको कहते हैं न्यू म्यूटेशन. ठीक है. तो ये जो है न्यू म्यूटेशन कैन आल्सो कॉज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज. हम पढ़ेंगे भी कि वो कौन सी न्यू म्यूटेशंस हैं जो फैमिली में रन नहीं कर रही होती, अचानक से किसी फैमिली मेम्बर में आती है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये भाई कोई और इशू कोई बात हो गई कि हमारी तो फैमिली में था नहीं, ये कैसे आ गया. सम डिजीज कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू म्यूटेशन, और वो फिर उसी पेशेंट के अंदर होती है. ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे जो है वो बच्चे या सारे सिबलिंग उसमें अफेक्टेड हो. राइट. ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न इनहेरिटेंस, you are seeing watching these pictures, I think from the intermediate time, this is an affected patient और उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम में अफेक्ट है, बाकी दूसरा जो है वो नॉर्मल है. एज आई टोल्ड यू कि जो इस तरह की डिजीज़ होती हैं इसमें सिर्फ एक जीन का ही ख़राब होना काफ़ी होता है, तो ये मैनिफेस्ट कर जाता है. सिंगल जीन डिसऑर्डर है, 2 पेयर हैं. एक पेयर भी अगर अफेक्टेड, एक भी अगर जीन अफेक्टेड है तो डिजीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो डार्क पर्पल कलर में आपको नज़र आ रही है. इसमें क्या है, दोनों क्रोमोसोम जो है वो अनअफेक्टेड हैं, पेशेंट इज़ नॉर्मल. दैट पर्सन मैरीज विद दैट पर्सन, तो इसमें 50% चांस होगा, 50-50 का चांस होगा. ठीक है. ये चांस है.
ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा हो. आई हैव सीन मैनी कंडीशंस, मैनी पेशेंट्स के जिसमें ऐसा नहीं. दीज आर ऑल बेसिकली द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है सारी की सारी. हो सकता है कि हर टाइम इस क्रोमोसोम को यही वाला क्रोमोसोम मिले. ठीक है, तो क्या में होगा, इसके रिजल्टेंट जो है ना वो सारे के सारे इंडिविजुअल जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं. ये ऐसा हो सकता है कि हर टाइम ये वाला क्रोमोसोम मैच करे. ठीक है, तो सारे के सारे नॉर्मल भी हो सकते हैं. ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस. ठीक है, चांस है ये इतना हो सकता है, बट नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है, कम टू नेक्स्ट. which something wrong. Okay, autosomal dominant disorders. Yes, sorry for a little bit inconvenience. There are so many autosomal dominant disorders जिसमें आपको सिर्फ सिंगल जीन की ज़रूरत होती है. हंटिंगटन डिजीज़ है वेरी कॉमन डिजीज़. ट्यूबरस स्क्लेरोसिस किडनी में वेरी कॉमन डिजीज़ है. किडनी में एडल्ट पॉलीसिस्टिक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़. ठीक है, इसके अलावा FAP फेमिलियल पॉलीपोसिस कोली, हेरिडिटी फेरोसाइटोसिस, कैल्कल में मार्फन सिंड्रोम और एलर-डेंसलो सिंड्रोम. वी विल स्टडी विद यू, अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसके अलावा फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया भी हमने पढ़ना है अभी आपके साथ ही. ठीक है, दीज आर द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? फॉर डिजीज टू बी मैनिफेस्टेड इन रिसेसिव कंडीशंस में दोनों जीन्स का म्यूटेंट होना जरूरी होता है. राइट, बोथ जीन विल बी म्यूटेंट, तब वो डिजीज मैनिफेस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. ठीक है, इट्स मेक्स द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, यूजुअली जो पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं दे आर नॉन अफेक्टेड. इसमें आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया माइनर है किसी इंसान को, और उसकी शादी एक थैलेसीमिया माइनर से हो जाती है. राइट, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें 25% में चांस है कि पेशेंट को थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा, हो सकता है. ठीक है ना, लेकिन पेरेंट्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है. थैलेसीमिया मैनिफेस्ट जब करते हैं जब वो थैलेसीमिया मेजर के साथ पेशेंट आता है. ठीक है, यू आर गेटिंग इट, आई थिंक, आई होप यू आर एब्जॉर्बिंग इट. ठीक है, कंप्लीट. अच्छा, जो जितने भी रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं क्योंकि दोनों ही जीन अफेक्टेड हो जाते हैं, तो पेनिट्रेंस यानी इसका जो डिजीज की जो भी वो है सारे क्लिनिकल सिम्टम है वो सारे के सारे आते हैं. वरना जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है उसमें कभी कभी होता है कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती, कुछ चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस हो जाती हैं. बट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में सारे सिम्टम एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेंस. ठीक है, यंगर एज ग्रुप में आ जाता है. और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि तरह ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है वो इसमें न्यू म्यूटेशन के जरिए भी आ सकता है, और इसी तरह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीजेज जो होती हैं वो भी न्यू म्यूटेशन के थ्रू आ सकती हैं, लेकिन उस पर्सन में जो है वो डिटेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास एक वो जीन अपने पेरेंट्स से फादर से लेता है, एक जीन अपनी मदर से लेता है. अगर म्यूटेशन सिर्फ फादर में हुई है तो भी वो उसमें एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है. लेकिन अब ये बड़ा रेयर है कि वही म्यूटेशन फादर में भी हो, वही मदर में भी हुई भी हो, तो इन दैट कंडीशन या वो मदर जो है वो उसके पास ऑलरेडी हो, इन दैट कंडीशन वो रिसेसिव डिसऑर्डर अपीयर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, रेयरली डिटेक्ट होता है. हाँ, वो पेशेंट वो पर्सन जो है नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसमिट कर सकता है. ठीक है, तो बोथ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड डोमिनेंट डिसऑर्डर कैन मैनिफेस्ट इन द स्पोरेडिक कंडीशन एज वेल. मीन्स न्यू म्यूटेशन, फेमिलियल नहीं है. ठीक है, एज यू सीन फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे ये एक थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट है, दिस इज आल्सो अ थैलेसीमिया माइनर पेशेंट. दोनों शादी करते हैं, बोथ मैरिज, तो इनके यहाँ चांसेस हैं कि जो है 25%, ये 4 अगर उनके बच्चे हैं तो एक बच्चे को जो है वो फुल फ्लैश डिजीज होगी, बाकी में 2 जो हैं वो कैरियर होंगे और एक जो है वो नॉर्मल है. अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सारी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है. समटाइम्स क्या होता है, हर दफ़ा यही दोनों जो अफेक्टेड जो जीन है वही जो है उन्हीं की मैटिंग हो तो डिजीज़ जो है वो हर दफ़ा हो जाती है. बिकॉज आई नो कपल, वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड, बोथ पेरेंट्स आर थैलेसीमिया माइनर. They have 4 kids. Out of 4 kids, 3 are thalassemia major.
and the one is completely normal. You're getting my point? And now that patient, अब जो नॉर्मल उनका जो बच्चा हुआ है वो उन जो है क्या करेगा, बोन मैरो अपना बोन मैरो का सैंपल देगा, तो वो उसके तीनों जो बहन भाई हैं उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकेगी, राइट। थैलेसीमिया जो है वो इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन, और ये जो है कंसेंजुअल मैरिजेस में, फैमिली में जो मैरिज होते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया जो है ना सारी दुनिया में कंट्रोल हो चुका है एक्सेप्ट इन फ्यू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। इन पाकिस्तान द प्रोविंस ऑफ सिंध इज हाईली अफेक्टेड विद दिस डिजीज। इवन द सिंध असेंबली हैज पास्ड द रूलिंग के सिंध में कोई भी शादी बगैर थैलेसीमिया का टेस्ट के नहीं होगी। कजन मैरिजेस में ये बड़ा कॉमन है, I've seen so many cases, but क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बट दे आर नॉट फॉलोड, ठीक है। थैलेसीमिया माइनर का छोटा सा टेस्ट होता है, आप कहीं भी करवा सकते हैं, बहुत सारे हुसैनी ब्लड बैंक वाले हैं और भी बहुत सारे ना, मतलब कोई इट्स नॉट अ बिग डील। बिफोर मैरिज अगर वो करवा लिया जाए तो अगर तो इश्यू सारा क्या है कि दो थैलेसीमिया माइनर की शादी नहीं होनी चाहिए आपस में। वंस द टू थैलेसीमिया माइनर मैरी तो उनके अब 25% तो पक्का चांस है कि एक ना एक बच्चा जो है वो उनका जो है वो मेजर होगा, ठीक है। प्लस ये मैंने आपको बताया कि मैं ऐसी फैमिली को जानती हूँ कि इसमें पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ वर थैलेसीमिया माइनर, उनके यहाँ सिर्फ 25% चांस था, बट आई सॉ दे हैड 4 चिल्ड्रन, उनमें 3 ऑफ देम वर थैलेसीमिया मेजर एंड 1 वाज थैलेसीमिया नॉर्मल, ठीक है। तो 75% उनकी प्रोबेबिलिटी हुई। मैंने आपको बताया ना कि जो सारे चांस, ये जो चीज़ें, ये सारे प्रोबेबिलिटी है, चांस के ऊपर है, ठीक है। नथिंग इज एब्सोल्यूट, राइट। वो ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो सिर्फ एक ही उनका जो बच्चा हो वो सिर्फ नॉर्मल हो जाए, दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या है कि इस लाइफ में जो है आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वंस यू हैव अ थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड, अगर आपने किसी ने देखा हुआ हो तो यू कांट इमेजिन द सफरिंग। ये आपके फैमिली में, फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हो, आप उसकी सफरिंग का, उसके पेरेंट्स की सफरिंग का अंदाज़ा नहीं कर सकते। हाउ डिफिकल्ट इट इज़, पर्टिकुलरली इफ अ पर्सन इज लिविंग इन रिमोट एरियाज। कितनी दफ़ा वो उसका ब्लड अरेंज करे, महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ब्लड लग रहा होता है पेशेंट को। फिर उसकी ब्लड की जो ब्लड लगता है उसकी स्क्रीनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। समटाइम डिजीजेस कैन अकर, एज आई नो। मेरी एक फैमिली फ्रेंड में बच्ची की एक्सपायरी हो गई बिकॉज शी वॉज अ पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर, और उसको जो है वो ब्लड लगता था। वो किसी गांव देहात में थी, उसको किसी HIV के पेशेंट का ब्लड लग गया एंड शी आल्सो गॉट दिस डिजीज एंड शी डाइड। So this is a very worst outcome of the disease, मतलब इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो अब क्या है कि सारी दुनिया से थैलेसीमिया ख़त्म हो गया है। मैं ज़रूर इसको पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ सिंध, मेजॉरिटी ऑफ अस, और हमारे जो प्रोविंस है इसमें ये डिजीज़ अभी भी बहुत प्रिवलेंट है, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, ठीक है। बिकॉज इन दैट एरिया कज़न मैरिजेज और वो बरादरी मैरिजेज आर सो मच कॉमन, वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस थिंग्स। तो फिर क्या होता है, जो कंसेंचुअल मैरिजेस होती हैं उसमें डिजीज़ के इस ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एज आई टोल्ड यू कि इसमें पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी हो जाए तो वो एसिम्टोमेटिक होंगे, लेकिन उनके बच्चा थैलेसीमिया मेजर लेकर आएगा और वो फुल ब्लोन सिम्टम के साथ आएगा, ठीक है। चांसेस ऑफ हैविंग रिसेसिव डिसऑर्डर 25% होगा। मैंने आपको बताया कि 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे में चांस हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, म्यूटेंट जीन अकर विद लो फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन, देयर इज लाइकहुड अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो, ये मैंने आपको बताया कॉन्सेंचुअल जो मैरिजेस होती हैं, कज़न मैरिजेस, उसमें इसका बड़ा कॉमन हो जाता है फिर इस तरह के डिसऑर्डर्स का, ठीक है। नाउ कम टू द एक्स लिंक डिसऑर्डर, इसको सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहते हैं और एक्स लिंक भी कहते हैं। एक्स लिंक इसलिए कहते हैं कि जो वाई लिंक डिसऑर्डर होता है उसमें जो अगर किसी पेशेंट के वाई क्रोमोसोम में कोई डिजीज़ होती है तो वो पेशेंट यूजुअली इनफर्टाइल होता है। व्हेन द पर्सन इज इनफर्टाइल देन ही कैन नॉट ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओनली फीमेल कैन ट्रांसमिट, ठीक है। एक्स लिंक जो है वो डिजीज़, एक्स जो है क्रोमोसोम है, सिर्फ वो जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, राइट। ओके, इसमें क्या होता है, यूजुअली अगर एक अफेक्टेड मेल जिसमें एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज़ है, वाई बिल्कुल ठीक है, उसकी शादी होती है एक नॉर्मल पर्सन से, तो क्या होगा, उसके जितने भी बेटे होंगे
वो दे विल नॉट ट्रांसमिट दैट डिजीज, लेकिन इसकी सारी डॉटर्स होंगी उन सबको होगा, क्योंकि क्या है, अगर मेल पेशेंट है तो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो जब उसका बेटा होगा तो उसकी तरफ से वाई क्रोमोसोम जाएगा, उसमें तो डिजीज है ही नहीं, ठीक है ना, नॉर्मल फीमेल से उसकी शादी हो रही है, ठीक है, तो एक्स वाई बन के वो नॉर्मल हो जाएगा। बट उसकी जो बेटियां होंगी उसको, उसके लिए एक्स क्रोमोसोम एक उसका चाहिए होगा जिसमें डिजीज मौजूद है, लेकिन उसकी शादी अगर एक नॉर्मल पर्सन से होती है तो वो कैरियर स्टेट में होंगी, बिकॉज जितने भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं दे आर ऑल रिसेसिव, ठीक है, ये सारे रिसेसिव होते हैं, वेरी रेयर डोमिनेंट डिजीज है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक हेटेरोजाइगस वुमेन जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, ठीक है, उसकी शादी अगर एक नॉर्मल पर्सन से होती है तो उसमें भी 50% चांस होता है कि जो है, जो लड़के होंगे, मेल्स होंगे, उसमें जो है वो डिजीज हो सकती है, फीमेल जो है वो कैरियर हो सकती है, ठीक है। हेटेरोजाइगस फीमेल डज नॉट एक्सप्रेस द फुल फिनोटाइप, जो हेटेरोजाइगस होती हैं मतलब ये कि एक एक्स अफेक्टेड है एक नॉर्मल है, तो उसमें क्या होता है कि डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होती क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में है। अगर जो है वो डोमिनेंट हो तो डिजीज हो सकती है, लेकिन जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है दे आर ऑल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। और अब नाउ अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो आपको मुझे पढ़ाने 3 डिसऑर्डर्स पढ़ना है, डिजीज पढ़ानी है, विच आर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसमें हम मार्फन सिंड्रोम पढ़ेंगे, एलर-डेंसलो सिंड्रोम पढ़ेंगे एंड फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, ठीक है। ओके, स्टार्ट विद द मार्फन सिंड्रोम। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज और आपने पढ़ी हुई है, डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, इट अफेक्ट द स्केलेटल, आईज एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। It results from a defect in the extracellular glycoprotein known as fibrillin और इसमें जो म्यूटेशन होती है वो होती है FBN1। इसमें जो वो है, इसकी जो इंसिडेंस है दैट इज 5000 इंडिविजुअल में एक मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट बॉर्न हो सकता है, सो नॉट वेरी रेयर, ठीक है। 70-80% में इसका जो ट्रांसमिशन दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, एक भी पेशेंट अगर एक भी फादर या मदर में किसी एक को भी है तो वो सिबलिंग को दे सकता है, राइट, बिकॉज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। 70-80% में क्या होता है, ये फैमिली में चल रहा होता है, लेकिन 20% केसेस में ये न्यू केस होता है, यानी सब लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, पुरानी फैमिली हिस्ट्री में कोई नहीं था, 4-5 बहन भाइयों में एक भाई को मार्फन सिंड्रोम या एक बहन को मार्फन सिंड्रोम हुआ, तो बाकी सारी फैमिली पीछे से जो है ना वो नॉर्मल चली आ रही है, तो ये इसका मतलब क्या है, न्यू म्यूटेशन हुई है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये न्यू म्यूटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। हर डिजीज हमेशा फैमिली में रन नहीं कर होती, समटाइम म्यूटेशन के थ्रू न्यू डिजीजेज भी आ सकती हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी एक मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट जिसे डार्क वाला है, ठीक है, उसकी शादी नॉर्मल बंदे से होती है, जो भी इसमें जो डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कि 50% चांस होता है, एक इस पेशेंट को हुआ, एक इस वाले बच्चे को हुआ और एक इस वाले बच्चे को हुआ, ठीक है। तो बाकी जो लोग होंगे वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि अगर उनमें एक भी ये क्रोमोसोम आ जाए तो ये फिर डिजीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो ये होमोजाइगसली नॉर्मल होंगे। बाकी जो 2 बच्चे हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, लेकिन चूंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो इट विल मैनिफेस्ट। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन मार्फन सिंड्रोम, स्ट्राइकिंग फीचर होता है कि एक्सेप्शनली लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज होते हैं, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, लंबी लंबी उंगलियां, ठीक है, लेग्स ज्वाइंट होते हैं बड़े, ऑक्यूलर चेंजेस होती हैं, इसमें लेंस की डिसलोकेशन हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड डायलेटेशन ऑफ द असेंडिंग एओर्टा ड्यू टू सिस्टिक मीडियो नेक्रोसिस। इसकी एओर्टा की नेक्रोसिस हो जाती है, जो इसका मीडिया होता है ना, हर एक जो वेसल होती है इसके 3 हिस्से होते हैं, एक तो एंडोथेलियम होती है, इसकी मायोमीट्रियम होती है, मायोमीट्रियम स्मूथ मसल होती है, इसको आप मीडिया कहते हैं, और एक सिरोजा होता है। तो जो मीडिया होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, वेसल की वो डिक्रोसिस हो जाती है, उसकी वजह से एओर्टा क्या होती है, डायलेट हो जाती है। वंस द एओर्टा डायलेट हो जाती है तो उसका प्रेशर जो है वो उस एओर्टा के रप्चर होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो ये मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट में जो हार्ट की डिजीज होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इट मे बी इवन फेटल एंड कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट, इट मे, ठीक है। ट्रीटमेंट होती है इस पेशेंट्स की, और न्यू रेजिम्स जो है वो मुतारिफ हो रही हैं। अब आप यू कैन सी द पेशेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। इसके अलावा ये एक्टोपिया लेनाइटिस है, जिसमें जो लेंस है उसकी डिसलोकेशन, जो हमारे भी ऐसे आई में लेंस होता है उसकी डिसलोकेशन हो जाती है, और इसमें पेशेंट को मायोपिया हो सकता है, कॉर्नियल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है,
इंक्रीज चांसेस ऑफ रेटिनल डिजनरेशन एंड डिटैचमेंट हो सकती है, लेंस जो है वो सब लैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। और अच्छा, ये जो मार्फन सिंड्रोम में जो ये डिजीज होती है ये वाली एक्टोपिया लेनाइटिस वाली, ये बाइलेटरल होती है, ठीक है, सिमेट्रिकल होती है, और जो है सबसे पहली मे बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हो जो मार्फन सिंड्रोम की। जब भी पेशेंट में ये डिजीज किसी पर्सन में बाइलेटरल नजर आए तो वन शुड थिंक अबाउट द मार्फन सिंड्रोम। तो ज़रूरत क्या है कि हम फौरन मार्फन सिंड्रोम के बारे में सोचना शुरू कर दें? वाई? बिकॉज आप इसका जेनेटिक टेस्टिंग करा लेते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मार्फन सिंड्रोम। और जो सबसे पहले मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो ये है कि ये मिट्रल वॉल प्रोलैप्स करा देती है और एओर्टा की डायलिटेशन करा देती है, ठीक है। अगर उसको आपने टाइमली मैनेज कर सके मेडिसिन या सर्जरी के थ्रू, तो आप पेशेंट को लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स वाई यू नीड टू पिक अप द मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। दिस इज द बायलेटरल कंडीशन। यूजुअली बायलेटरल होती है, सिमेट्रिकल होती है। यहाँ आप देखें, आप लेंस कितना सारा बाहर को हुआ है, ठीक है। ये डिजीज के फर्दर साइन है, आई प्रॉब्लम्स होती है, लॉन्ग आर्म एंड फिंगर एज वी हैव डिस्कस, एबनॉर्मल चेस्ट, हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अदर माइनर कंडीशंस भी हैं, डिसअप्रोप्रिएट लॉन्ग लेग्स आर एक्सट्रीमली टॉल एंड सिलेंडर बिल्ड होती है, लॉन्ग नैरो फेस, बॉसिंग फ्रंटल बॉसिंग होती है फेस की स्कैल्प की, ठीक है। एंड अदर माइनर कंडीशन एज वेल, ठीक है। फ्लैट फीट भी होते हैं, वी कैन सी नॉर्मल हैंड एंड द मार्फन सिंड्रोम वाले पेशेंट के हैं, ठीक है। Ehlers-Danlos syndrome, this is second disease. It's again a heterogeneous group of disorder result from defect in the synthesis of fibular collagen, ठीक है। As you know, collagen is a very important part of connective tissue. इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन 7 टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन में हो सकता है। इट्स एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। वहाँ भी हमने पढ़ा था जो मार्फन सिंड्रोम है, इट्स अगेन एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर डोमिनेंट डिसऑर्डर, और जो एलर-डैनलोस सिंड्रोम है, इट्स अगेन एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। Skin joint and ligaments are frequently affected. Skin is extraordinarily stretchable, extremely fragile and vulnerable to trauma. Joints are hypermobile, यानी जो है joint में बहुत ज़्यादा legs हो जाते हैं, ठीक है। You can see the skin. Here you can see the legs skin. ठीक है। And now last disease, that is the disorder associated with the defect in receptor proteins. इसमें वेरी कॉमन डिजीज है, that is known as familial hypercholesterolemia. It's a receptor disease. इसमें क्या होता है, there is a mutation in gene encoding the receptor for LDL. LDL या low density lipoprotein, और इसको bad lipid भी कहते हैं, bad cholesterol भी कहते हैं, ठीक है। It's a genetic disorder, as I've told you. A defect होता है क्रोमोसोम 19 पर. That defect makes the body unable to remove low density lipoprotein, LDL और bad cholesterol from the blood. तो ये blood के अंदर रहता है और ये यूटिलाइज नहीं हो पाता सेल के अंदर। यूटिलाइज होने के लिए क्या चाहिए, इट नीड्स रिसेप्टर, यानी एक दरवाज़ा होता है, हर चीज़ का दरवाज़ा है सेल में, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। तो उसका दरवाज़ा ख़राब हो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, या तो वो खुलता नहीं है या वो दरवाज़ा जो है ना वो बना ही नहीं होता, समझिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो उसको वेलकम ही नहीं कर पाता, वो कैसे अंदर जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दीवार कूद के नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो वो ब्लड के अंदर रहता है, जब वो ब्लड के अंदर रहता है तो उसका जो सर्कुलेशन है वो है फोल्ड, उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। इट अफेक्ट्स द वेसल्स, हार्ट, और फिर इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें फिर अर्ली हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया यूजुअली बेसिकली इट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन में 50% जो है वो हार्ट रिसेप्टर मौजूद होंगे बॉडी में, और 50% बॉडी में रिसेप्टर नहीं होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो LDL के लेवल्स होंगे वो रेस तो होंगे, लेकिन अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस में मतलब कि देयर इज नो रिसेप्टर, ठीक है, तो डिजीज ज़्यादा अफेक्टिवली पेशेंट को सिवियरली अफेक्ट करेगी, ठीक है। मच हायर लेवल्स ऑफ LDL, फिर बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे पेशेंट को कि जो है वो अर्ली हार्ट अटैक्स के। फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के बारे में ऑलवेज ये बात याद रखें, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कंडीशन, इट अफेक्टिंग द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। यूजुअली इसका जो इंसिडेंस है वो हर 200 में एक पेशेंट में हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि तो फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया से तो पेशेंट को हो गई, लेकिन जो अब जो हमारा जो स्टाइल है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, या इसमें आप बहुत ज़्यादा जंक फूड और इस तरह की चीज़ें लेते हैं जिससे
यंग एज में पेशेंट्स को ओबेसिटी हो रही है, बच्चों में ओबेसिटी डेवलप हो रही है, टू मच फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्ज़ा, व्हाटएवर इज जंक फूड। ये फेमिलियल तो नहीं है, ये हम स्पोरेडिक पेशेंट्स बच्चों में करवा रहे हैं हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर, पेशेंट को, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में तो ज़्यादा जल्दी इसको सिवियर सिम्टम होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिर भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, फैमिली में अगर ये रन कर रहा है तो अक्सर पेशेंट में ये हिस्ट्री होती है कि माई फादर डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन अ वेरी यंग एज। इवन मैंने देखा हुआ है कुछ में के उनके फादर की भी यंग एज में डेथ हुई एंड हिज सन आल्सो डाइड इन अ वेरी यंग एज। मैं क्लियर कट नहीं कह सकती, बट आई कैन सस्पेक्ट दैट दे मे बी सफरिंग फ्रॉम द फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया, ठीक है। दिस इज द जेनेटिक, वो है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, गोल्गी ऑपरेटस में पैकेजिंग होती है और फिर ये बाहर आता है, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ब्लड में आता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होती है, उनकी यूटिलाइजेशन हो रही होती है, मेटाबोलाइज्म होता है, रिसेप्टर होता है जहाँ जो इसको रिसीव करता है। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया में क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है ये डिफेक्टेड हो जाता है, या तो ये बंद होता है या ये खुलता नहीं है, ठीक है। जैसे वो दरवाजे नहीं होते घर के, अक्सर औकात में जो है वो पानी चला जाता है दरवाजों में, तो या तो वो बंद हो गए तो वो खुल नहीं रहे, या फिर क्या हो गया है वो कि वो डिफेक्टेड हो गए। ओके, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को है तो एज यू नो ऑल दिस सिम्टम, ज़ैंथोमास हो जाते हैं, हम कहते हैं बम्प्स इन द आईज, एचिंग पेन, हार्ट पेन, वेट गेन, ऑब्वियसली पुअर एपेटाइट, लूज स्टूल, डिप्रेशन, स्टमक डिस्टेंशन, सो मैनी कंडीशंस, राइट। डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन एंजाइम्स, इसमें आपको दो डिजीजेज हैं, एक तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है एंड द अदर वन इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। I've been asked that I just have to tell you the name of the disease for up to your level. This is sufficient for you. I hope that you understand the lecture, and even then if you have any query you can ask me again and again. Thank you very much.